Okay, ladies and gentlemen, let's start the new thing that is called human circulatory system. Students, ये जो साउंड आप सुन रहे हैं वो हमारे दिल के धड़कने की साउंड है. हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. स्टूडेंट्स, वो अगर मैल फंक्शन करने लग जाए तो हमारी बहुत जल्दी ही डेथ हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. देखो, वाटर सप्लाई सिस्टम. स्टूडेंट्स, हमारे घरों में वाटर की सप्लाई होती है. कैसे होती है थोड़ा सा ब्रीफली देखें. स्टूडेंट्स, एक मशीन होती है सबसे पहले तो, जिसको हम मोटर बोलते हैं जनरली, मोटर. ठीक है स्टूडेंट, वो क्या करता है, वो पंपिंग करता है, पंप करता है. पंप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में. कई बार आप इस वर्ड को देखेंगे, इसको ध्यान से देखें. ये पंप करता है, वाटर को पंप करता है स्टूडेंट्स. ठीक, तो जब ये मोटर चलता है तो ये वाटर को पंप करता है, जिसके कारण वाटर इन ट्यूब से होते हुए हमारे घर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती है. जैसे आप देख सकते हो यहां पर जो वाटर है वो शावर से गिर रहा है स्टूडेंट्स. ठीक, तो ये हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है, जिसमें मेजर तीन चीजें हैं. मोटर्स, ये ट्यूब्स जिनसे वाटर फ्लो कर रहा है, और ऑब्वियसली वाटर खुद जो कि फ्लो कर रहा है. दैट इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कुछ कुछ इस वाटर सप्लाई सिस्टम की तरह ही होता है. पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से यहां वाटर का फ्लो हो रहा था हाउस में, वैसे यहां पे हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स ब्लड का फ्लो होता है. ब्लड का फ्लो होता है. ब्लड भी एक लिक्विड है, उसका हमारे बॉडी में फ्लो होता है, और इन ट्यूब्स के थ्रू होता है. जो ट्यूब्स आप रेड और ब्लू में देख रहे होंगे, उनसे ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो कर पाती है. जो काम यहां पे स्टूडेंट्स मोटर कर रहा था पंप करने का, वो यहां पे ये ऑर्गन करता है, विच इज एक्चुअली कॉल्ड हार्ट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे यहां पे क्या होता है. जैसे यहां पे मोटर वाटर को पंप कर रहा था थ्रू दीज ट्यूब्स, वैसे यहां पे जो हार्ट नाम का ऑर्गन होता है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू दीज ट्यूब्स इन आवर बॉडी स्टूडेंट्स. ठीक है, तो देखा जाए तो यही मेनली हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, और उसमें तीन मेजर चीजें होती हैं. सबसे पहले तो हार्ट, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है. फिर दूसरा स्टूडेंट्स क्या है, ब्लड इटसेल्फ, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फ्लो कर रही है. एंड द थर्ड थिंग इज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स ये ट्यूब्स हैं स्टूडेंट जिनमें ब्लड फ्लो कर रही है. और मैं आपको बताऊं कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो तीन तरीके के होते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तीनों आप याद कर लें कि ब्लड वेसल्स कितने तरीके की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब ये तीनों टाइप की जो ट्यूब्स हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग होती है वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे स्टूडेंट्स. बट एक ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. हम यही डिटेल में हम देखने वाले हैं कि ये हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को, और ब्लड किस तरीके से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच पाती है, और पहुंच के क्या क्या करती है. दोज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी. तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा. हार्ट हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और सर्कुलेटरी सिस्टम की तो जान है. स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफ आप देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हार्ट हमारे बॉडी में कहां पर लोकेटेड है स्टूडेंट्स. ठीक है, और उसके साइज का भी आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा. इनफैक्ट आपको साइज का अगर आइडिया लेना है स्टूडेंट्स, तो आप इस फोटोग्राफ को देखें. ये एक ह्यूमन हार्ट को बॉडी से निकाल के डॉक्टर जो है वो अपने हाथ में रख रखा है. तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हार्ट कितना बड़ा होता है स्टूडेंट्स. जनरली बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हार्ट का जो साइज होता है वो फिस्ट के बराबर होता है. फिस्ट मतलब मुट्ठी, हमारे मुट्ठी के बराबर होता है. इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफ से आप हार्ट का शेप भी समझ सकते हैं कैसा होता है. आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ ट्रायंगुलर शेप होता है हार्ट का, ट्रायंगुलर. ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें इस फोटोग्राफ पे कंसेंट्रेट करना चाहिए. इससे हमें और बहुत डिटेल चीजें पता चलेगी. देखो स्टूडेंट्स, हमें पता चल रहा है कि जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है. चेस्ट कैविटी में, थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, इनसाइड रिब केज. ठीक है स्टूडेंट्स, रिब केज के अंदर क्यों है स्टूडेंट्स वो, क्योंकि हार्ट जो है वो डेलिकेट होता है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो रिब केज उसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फिर स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने यहां पे पढ़ा है कि यहां पे लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं हमारे. तो स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं कि हार्ट जो है वो लंग्स के बीच में होता है, और नीचे ये डायफ्राम है. तो हार्ट लंग्स के बीच में होता है, डायफ्राम के ऊपर होता है. और प्लीज नोट स्टूडेंट्स कि हार्ट जो है वो चेस्ट के सेंटर में होता है, सेंटर में. ठीक है, सेंटर में. देखो इस पॉइंट को मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि हार्ट जो होता है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट में, चेस्ट के लेफ्ट पार्ट में सिचुएटेड होता है, जबकि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. अब देखिए हार्ट जो है वो सेंटर में सिचुएटेड है.
हाँ, हमें फील वो लेफ्ट में होता है, लेकिन एक्चुअली वो सेंटर में होता है। तो आप सोचोगे यार जब सेंटर में होता है तो फील लेफ्ट में क्यों होता है? तो उसके दो रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स। देखो, एक रीजन तो स्टूडेंट्स ये होता है कि आप देखें हार्ट भले सेंटर में है, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट वो एक्चुअली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, तो मेजर पार्ट ऑफ हार्ट इज एट द सेंटर बट सम पार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एक तो ये कारण है कि वो लेफ्ट में फील होता है हमें। इनफैक्ट एक और इंपॉर्टेंट कारण है स्टूडेंट्स, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रीजन, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ही समझ पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक, बट बेसिकली मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था कि हार्ट जो है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, बॉडी के सेंटर पे, चेस्ट के सेंटर पे, लेफ्ट में बस थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स, हार्ट के अगर लोकेशन के बारे में बात करना हो तो हम बोल सकते हैं थोड़े से कैविटी में, इनसाइड रिब केज, बिटवीन लंग्स, अबव डायफ्रागम। ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हार्ट के अंदर क्या है। सपोज को इस हार्ट को हम काटते हैं तो इसके अंदर हमें क्या चीजें दिखाई देंगी, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि हार्ट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, हार्ट को अगर बीच से काटा जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है स्टूडेंट्स। क्या ये स्ट्रक्चर है, वील जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले तो आप देखें स्टूडेंट्स कि बाहर जो हार्ट के वो मसल्स दिखाई देते हैं हमें, मसल्स। जैसे मैं पिछली साइड पे जा रहा हूं, देखिए हार्ट बाहर से आपको मस्कुलर दिखाई दे रहा है, मस्कुलर। तो ऑब्वियसली हार्ट की जो वॉल्स है वो मसल्स की बनी हुई होती हैं और वो कार्डियोइक मसल्स की बनी होती हैं। मसल्स के बारे में हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में कई तरीके के होते हैं। कार्डियक मसल भी एक तरीके का मसल होता है। हार्ट जो है वो इसी मसल से बना होता है। कार्डियक का मतलब ही होता है समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक मसल मतलब वो मसल जिससे हार्ट बना होता है। ठीक, थोड़ा अलग टाइप का मसल होता है क्योंकि हार्ट को बहुत अलग टाइप के काम करने पड़ते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कैसे काम होता है हम देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देखें कि यहां पर एक चेंबर दिखाई दे रहा है आपको, एक होल दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक होल दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान दें, चेंबर, यहां पर एक चेंबर या होल दिखाई दे रहा होगा और यहां पर एक चेंबर और होल दिखाई दे रहा होगा। तो these four chambers are actually very important. These four chambers are actually very important. इनको बोलते हैं four chambers of heart. हार्ट में से 4 चेंबर्स या कंपार्टमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या नाम होते हैं उनके देखें। जैसे ये जो चेंबर है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, ATRIUM, राइट एट्रियम। दिस कंपार्टमेंट, दिस चेंबर इज कॉल्ड राइट एट्रियम। एट्रियम, प्लीज नोट द वर्ड। और ये जो कंपार्टमेंट है ये भी एट्रियम है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में बॉडी के, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये दोनों, इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और इस चेंबर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, ठीक है। तो दीज आर द 4 चेंबर्स ऑफ द हार्ट एंड दैट इज द मेन थिंग इन द हार्ट। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चेंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। फिर आप यहां पे कुछ ट्यूब्स भी देख रहे होंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। दीज आर एक्चुअली ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैरी करती हैं, हार्ट तक ब्लड लाती हैं या हार्ट से ब्लड ले जाती हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। कुछ और चीजें देखते हैं यहां पे स्टूडेंट्स। आप देखिए यहां पर एक लेयर दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। ये जो लेयर है वो इस ट्यूब के पीछे भी है, इस ट्यूब के पीछे भी है, इसलिए हमें दिखाई नहीं रही है। ये जो लेयर है उसको स्टूडेंट्स बोला जाता है सेप्टम। ये जो है स्टूडेंट्स बेसिकली एक पार्टीशन है, पार्टीशन। कैसा पार्टीशन स्टूडेंट्स, तो देखें ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, तो ये जो है वो हार्ट का राइट पोर्शन है, ठीक है। ये दोनों मिलके, ये दोनों चेंबर्स मिलके, और ये दोनों चेंबर्स को देखें लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये दोनों चेंबर्स मिलके हार्ट का लेफ्ट पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स राइट पार्ट जो है और लेफ्ट पार्ट जो है उनके बीच में एक पार्टीशन होता है, पार्टीशन, वो है सेप्टम। इस पार्टीशन के कारण कोई भी चीज जो राइट पार्ट में है वो लेफ्ट में नहीं जा पाएगी, लेफ्ट में नहीं जा पाएगी, और जो लेफ्ट पार्ट में है वो राइट में नहीं जा पाएगी। तो दिस सेप्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर ये क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली अ वाल्व।
वाल्व क्या होता है स्टूडेंट्स? वाल्व ऐसी कोई चीज होती है जो वन वे फ्लो अलाउ करती है, वन वे फ्लो ऑफ लिक्विड। वो किसी लिक्विड या गैस का वन वे फ्लो अलाउड करती है। जैसे मतलब यहां पर अगर ब्लड है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो ब्लड जो है वो फ्लो होके यहां आ सकता है इस वाल्व से। राइट एट्रियम में कोई ब्लड है तो वो फ्लो होके राइट वेंट्रिकल में आ सकता है इस वाल्व से, लेकिन उल्टा फ्लो नहीं हो पाएगा, उल्टा फ्लो नहीं होने देता है वाल्व। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है जो अब आगे हम देखेंगे। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर भी एक वाल्व होता है बिटवीन दीज टू चेंबर्स। तो इसमें भी क्या होता है कि ब्लड अगर यहां पे है तो फ्लो के इस चेंबर में आ सकता है, लेकिन उल्टा फ्लो नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है। वैसे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व है स्टूडेंट्स, वन वे वाल्व। वैसे ही स्टूडेंट्स आप देखिए एक यहां पर भी वाल्व है, दिस वंस अगेन अ वाल्व। ये वाल्व भी क्या करता है स्टूडेंट्स? वन वे फ्लो ब्लड का अलाउ करता है। मतलब ये जो राइट वेंट्रिकल है उससे इस ट्यूब में ब्लड को जाने दे सकता है वो, लेकिन उल्टा फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स एक और वाल्व होता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें यहां पर एक वाल्व होता है जो इस ट्यूब में, ये जो रेड रंग की आपको ट्यूब दिख रही है, पूरी नहीं दिख रही है क्योंकि ये पीछे है ब्लू वाले ट्यूब के, उसमें खुलता है वो वाल्व। वो भी वन वे फ्लो ऑफ ब्लड अलाउ करता है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस चेंबर से इस ट्यूब में, ठीक। तो इस तरह से ये चार वाल्व्स होते हैं। इनका क्या रोल है, वील सी दैट। तो स्टूडेंट्स हमने हार्ट के कुछ मेजर पोर्शंस देखे, और भी चीजें हम बाद में देखेंगे। क्या मेजर पोर्शंस देखेंगे? 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है। उनका नाम देख लिया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि राइट और लेफ्ट पार्ट जो है हार्ट का, उनके बीच में सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। फिर यहां पर एक वाल्व था, यहां पर एक वाल्व था, और 2 वाल्व्स और थे जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। एक और चीज होती है स्टूडेंट्स, हालांकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हार्ट के चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ इस तरीके से एक कोटिंग होती है चारों तरफ, ठीक है, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। एक लेयर होती है पतली सी, पेरिकार्डियम बोलते हैं उसको। उसका मेजर काम होता है स्टूडेंट्स हार्ट को प्रोटेक्ट करना, और हार्ट को वो उसका शेप देती है, ठीक है, वो उसका शेप मेंटेन करती है। तो दैट इज अ लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम। फिर स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको पहले बोला भी कि ये जो ट्यूब्स होती हैं जो आप ब्लू और रेड में देख पा रहे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनका भी कुछ कुछ नाम है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ये ट्यूब्स करती क्या होंगी ये तो आप समझ रहे होंगे। इनके थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट में आता होगा या हार्ट से जाता होगा। स्टूडेंट्स जाने से पहले सेप्टम के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट हार्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट पार्ट को वो अलग अलग करती है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन, कि ये जो हार्ट है वो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड कैसे भेजता है। बट उसको जानने से पहले स्टूडेंट्स इन दोनों बॉटल्स पे आप ध्यान दें, दोनों में ब्लड है बट उसके कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। इसमें जो ब्लड है वो डार्क है, थोड़ा सा डार्क रेड है, और इसमें ब्राइट रेड है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स इस ब्लड में ऑक्सीजन गैस मिक्स्ड है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा है थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमने देखा था कि ब्लड में ऑक्सीजन भी मिक्स हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक। तो दोनों के मिक्स होने से कलर पे ये फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स। ये वाला जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि बायोलॉजी में ये वाला जो ब्लड होता है उसको हम डायग्राम्स में रेड कलर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये वाला जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स उसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। तो उससे काफी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, उनको लगने लगता है कि कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू ही तो नहीं होता है, नहीं, वो भी रेड ही होता है, बस थोड़ा डार्क होता है। बट क्लैरिटी के लिए, डायग्राम में क्लैरिटी रहे और हमें समझने में आसानी हो, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर का यूज करते हैं और इसके लिए रेड। तो जस्ट कीप दिस स्मॉल थिंग इन माइंड। तो आइए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां पे एक बॉक्स बना रहा हूं, प्लीज सी दिस केयरफुली।
इस बॉक्स से हम अपने हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, बट यहां पे हम एग्जैक्ट शेप नहीं बना रहे, बस हार्ट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और ये सेप्टम जो हार्ट को राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करता है। और फिर हमने देखा है कि हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, तो ये हमने 4 चेंबर्स बना दिए स्टूडेंट्स। ये क्या है, नाम बता सकते हो? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे 4 चेंबर्स हैं हार्ट के। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जो 1 वे फ्लो अलाउ करवाता है ब्लड का। ठीक है, जिसमें ब्लड 1 वे फ्लो कर सकता है, इस तरीके से उल्टे डायरेक्शन फ्लो नहीं कर सकता है। वैसे यहां पर भी एक वाल्व है जिससे ब्लड 1 वे फ्लो कर सकता है, उल्टा फ्लो नहीं कर सकता है। 2 और वाल्व्स भी थे स्टूडेंट्स, बट उनके बारे में यहां डिस्कस करना ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स की ज्यादा बात तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन सर्कुलेशन में भी लंग्स का एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हम देखेंगे। तो लंग्स हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया। हालांकि लंग्स हार्ट के ऊपर नहीं होता है, हमें तो पता है कि हार्ट के साइड्स में होता है लंग, यहां पे एक लंग होता है, यहां पे एक लंग होता है, बट हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको ऊपर बना के। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अब हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, लेग्स, किडनी, हैंड्स, ये सब जो हो गया, उनको हम एक सिंगल बॉक्स है, उन सबको एक सिंगल बॉक्स है यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स, उन सबको एक साथ ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे बॉक्स से। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में कैसे होता है, लेट मी टेल यू। ये जो लेफ्ट एट्रियम है स्टूडेंट्स, आप उस पर ध्यान दें। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकलता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है स्टूडेंट्स? वो फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाई दी जिसमें ब्लड की ट्यूब्स थी, ब्लड वेसल्स, उनके हेल्प से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर स्टूडेंट्स थोड़ा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आपको याद करने की जरूरत है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि उन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जब वेस्ट प्रोडक्ट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। शायद आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है। वो ऑक्सीजन यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। मतलब यहां से अब जो ब्लड निकलता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वो ब्लड यहां से स्टूडेंट्स निकल के देखो कहां जाता है, वो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में एंटर करता है वो ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, बॉडी ऑर्गन्स में गया, फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से वो इस वाल्व के थ्रू, दिस 1 वे वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है स्टूडेंट्स। फिर राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स वो ब्लड निकलता है और वेरी केयरफुली आप देखेंगे कि अब इसका क्या होगा, निकल के वो लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स की तरफ जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स लंग्स की बात भी हमने रेस्पिरेशन में की थी कि क्या होता है, लंग्स तक ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, फिर एल्वियोली में आपको याद होगा, एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड वो डाल देती है और वहां से फ्रेश ऑक्सीजन लेके निकल जाती है। याद आ रहा है आपको? रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, नहीं भी आपको याद है तो मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, लेकिन जब लंग से गुजर रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां छोड़ देती है और वहां से ऑक्सीजन ले लेती है, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स अब जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर इस वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर इस तरीके से वापस से यही साइकिल रिपीट होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को इस तरह से सर्कुलेट करता ही रहता है, या हम बोले हमारे बॉडी में ब्लड इस तरह से हमेशा मूव करती रहती है। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ब्लड ऑक्सीजन लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो ब्लड के साथ निकलता है, ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके राइट एट्रियम में आती है, फिर वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहां से वो लंग्स में जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी पाथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो विंड पाइप, ट्रैकिया, ये सबसे बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी पाथ से लंग्स में ऑक्सीजन आया होता है, जो ऑक्सीजन अब इस ब्लड में मिक्स हो जाता है और
हमारा जो ब्लड है फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हैपनिंग हियर, क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके बॉडी पार्ट्स तक जा रही है, क्योंकि उस ऑक्सीजन से वो एनर्जी ऑब्टेन करेगी। लेकिन अब जो ब्लड हमारे पास होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू इस तरीके से इलिमिनेट होता है और वापस से ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाता है और वो ऑक्सीजन वापस से बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। फिर से बॉडी ऑर्गन्स एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, फिर से वो इस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाहर निकलता है और ऑक्सीजन को फिर से ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट हैपेंस इन आवर बॉडी इन शॉर्ट। स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो 4 चेंबर्स हैं हार्ट के, वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट। सबसे पहले इस लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये क्या कर रहा है आप समझ सकते हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आ रहा है उसको कलेक्ट करता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को वॉल्व के थ्रू सप्लाई कर देता है वही ब्लड। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम कि इट कलेक्ट्स ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड passes to left ventricle। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये इस ब्लड को बाहर बहुत कस के पुश करके निकालता है, बहुत करके पुश करके निकालता है, इसको पंप करके बाहर निकालता है। ऐसा क्यों करता होगा स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए, तभी सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, आपका जो हार्ट है, आप हाथ रखो अपने बॉडी पे जहां पे हार्ट है। ठीक है, आपने अपने चेस्ट पे हाथ रखा होगा जहां पे हार्ट है। ठीक है, अब यहां से निकलने वाला ऑक्सीजन बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचना है, मतलब आपके पैर के बिल्कुल एंड तक भी पहुंचना है, आपके टो फिंगर्स तक पहुंचना है, उसको टो तक पहुंचना है। सोचो ब्लड को कितनी दूरी कवर करनी है स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इस ब्लड को ऊपर ही पहुंचना है आपके ब्रेन तक, हार्ट के ऊपर ब्रेन जो है उस तक भी पहुंचना है। तो वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत कस के पुश करता है ब्लड को बाहर, पंप करता है, ताकि ये ब्लड डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आसानी से पहुंच सके। जैसे आप ये डायग्राम देखें, देखो स्टूडेंट्स, इस ट्यूब से जो वाटर निकल रहा है आप देखो बहुत दूर तक जा रहा है, लेकिन इस ट्यूब से जो वाटर निकल रहा है वो दूर तक नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो वाटर बहुत फोर्स के साथ निकल रहा है उसको पंप किया गया बाहर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होता है स्टूडेंट्स, ब्लड के साथ उसको बाहर पंप किया जाता है, वो फोर्स के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो दैट इट कैन रीच ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस राइट एट्रियम की, कि राइट एट्रियम क्या करता है। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो फिर से वही काम कर रहा है ऑलमोस्ट जैसा कि लेफ्ट एट्रियम कर रहा था। इस ब्लड को कलेक्ट करता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आता है उस ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल को पास कर देता है। तो कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स एंड पासिस टू राइट वेंट्रियम। और स्टूडेंट्स फाइनली ये राइट वेंट्रियम जो है वो क्या करता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। तो आप देखो वंस अगेन स्टूडेंट्स, ये जो राइट वेंट्रिकल है वो यहां पे फिर से ऑक्सीजन को बाहर पुश करता है, पंप करता है, ताकि पंप होके ये जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंच जाए, लंग्स तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो चीज हमने इस बॉक्स को बना के देखी थी, अब एक्चुअल हार्ट को बना के देखेंगे वही चीज। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, फिर ये 4 चैम्बर्स तो आपको दिख रहे हैं, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये तो हम देख ही चुके हैं स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे ब्लड का फ्लो होता है। आप देखो लंग से जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है, लंग से ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम में आया। देखो ये लेफ्ट एट्रियम है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम। तो देखो स्टूडेंट्स ये ट्यूब आप देख रहे हैं, इन ट्यूब से ब्लड इसमें एंटर करेगा स्टूडेंट्स। ये ट्यूब जो है वो लंग से कनेक्टेड होती है,
लंग से कनेक्टेड होती है। तो लंग से ब्लड फ्लो करेगा ऑक्सीजनेटेड, इसलिए मैं इसको रेड से बना रहा हूं, और वो इस एट्रियम में एंटर करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर स्टूडेंट्स वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया वाल्व के थ्रू, वन वे वाल्व के थ्रू। तो अब यहां पे ये वाल्व है, उससे ये जो ब्लड है स्टूडेंट्स वो इधर एंटर करेगा, लेकिन वो ब्लड पीछे नहीं जा सकता वापस। क्यों नहीं जा सकता? मैंने आपको बताया था ये वन वे वाल्व है, एक ही तरफ ब्लड को फ्लो करने देता है, तो ये ब्लड यहां आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में गया था, तो यहां से निकल के अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे निकलने का रास्ता इस वाल्व से है। यहां पे मैंने आपको बताया था एक वाल्व है, यहां से निकल के वो जो ब्लड है इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो निकल के बॉडी पार्ट्स तक जा रहा था, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है इस वाल्व के थ्रू, दिस वन वे वाल्व के थ्रू इस ट्यूब से होता हुआ बॉडी पार्ट्स तक जाता है, टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब देख सकते हो ये जो ट्यूब है इसमें ऊपर की तरफ ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज ब्लड को ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में ले जाएंगे, ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि ब्रेन, और फिर ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो ये जो नीचे जा रहा है वो ब्लड को बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स में ले जाएगा, फॉर एग्जांपल लंग्स। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम देख रहे थे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहा था, वो इस ट्यूब के थ्रू जा रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था यहां पे कि बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के हमारे राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में, ये स्टूडेंट्स हमारा राइट एट्रियम है। ठीक है, तो अब ये ट्यूब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ट्यूब और ये जो ट्यूब है ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, जो एंटर करता है हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, तो बॉडी पार्ट से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करता है, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, मतलब यहां से वो वन वे वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल उसको पंप करता है ताकि वो लंग्स तक जाए। तो अब देखो क्या होता है, यहां से राइट वेंट्रिकल से वो इस वॉल्व से निकलता है स्टूडेंट्स, और इस ट्यूब से होता है अब वो लंग्स तक जाता है, लंग्स तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो चीज मैंने आपको यहां पे बताई है, यहां पर देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगती है क्योंकि ये ट्यूब्स अजीब तरीके से थोड़े से अरेंज्ड होते हैं, तो इसीलिए तो स्टूडेंट्स पहले मैंने आपको यहां पे बताया ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर यहां समझने में उतनी दिक्कत ना हो। ठीक, तो हो यहां पे भी वही रहा है, देखो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर वो निकल के बॉडी ऑर्गन्स तक गया, तो इस वॉल्व से निकल के वो इस ट्यूब से होते हुए बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, नीचे वाले बॉडी पार्ट्स में भी और ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में भी। ठीक, फिर बॉडी पार्ट से घूमता हुआ वो ब्लड इन ट्यूब से, ये ट्यूब और ये जो ट्यूब है उससे इसमें आएगा। देखो इस ट्यूब से तो इसमें आ रहा है, आपको दिख रहा है, और इस ट्यूब से भी पीछे से आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। तो वो यहां पर आया राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से निकल के वो लंग्स तक, तो यहां से इस रास्ते से लंग्स तक जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं कि आप शायद कई बार सुने या वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को बिल्कुल डाइजेस्ट करें अपने दिमाग में। ठीक है, उससे बहुत क्लैरिटी रहेगी। और स्टूडेंट देखो एक और मैं डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूं जिससे ये जो ट्यूब्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। अब देखो यहां पे ये हार्ट है हमारा, यहां पर जो हार्ट था उसको स्टूडेंट्स बीच से डाइसेक्ट किया गया था ताकि आपको उसके अंदर के चेंबर्स देखें। यहां पे उसके चेंबर्स आपको दिखाए नहीं जा रहे, बट यू ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि यहां पे लेफ्ट एट्रियम होगा, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, यहां पे राइट एट्रियम होगा, यहां पे राइट वेंट्रिकल होगा। ठीक, फिर उससे बहुत सारी ट्यूब्स निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही है स्टूडेंट्स, यहां पे यही वो ट्यूब्स थी। ठीक है, इस डायग्राम में दिखाया गया कि कैसे वो ब्रांच होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड ले जा रही है। तो थोड़ा डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये देख लें कि यहां पर ये लंग होगा। ठीक है, दोनों लंग्स जो है वो हार्ट के दोनों साइड हो गए, इसका मतलब ये जो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो लंग्स के अंदर है, ये भी लंग्स के अंदर है, ध्यान दें स्टूडेंट्स आप, और बाकी जो है वो लंग्स के अंदर नहीं है, लंग्स के बाहर है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स इन ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड, जहां पर कौन सा ब्लड फ्लो करता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजनेटेड रेड में बनाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, लंग्स के थ्रू, ये ट्यूब है, लंग से इन ट्यूब्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता हुआ मैंने आपको बताया था। ठीक है, लंग्स से। ठीक, तो इन ट्यूब्स को थोड़ा हम यहां पे खोजना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ये है वो ट्यूब रेड में दिखाई दे रही है, तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, वो ब्लड को फाइनली लेके इन ब्रांचेस के थ्रू ब्लड को लंग से लेके, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके यहां पे लेके आ रही है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम का रीजन। ठीक है, तो ये ट्यूब जो है स्टूडेंट्स वो आपको दिखाई दी यहां पे, कैसे लंग से वो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रही है स्टूडेंट्स।
फिर वो ब्लड जो है वो स्टूडेंट्स वेंट्रिकल में गया था, वेंट्रिकल से फिर आप देखो ये जो घूम रही है ट्यूब, ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल है उसके थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में गया था। ठीक है, ध्यान दें। तो इस ट्यूब को खोजें, ये ट्यूब को खोजना बहुत आसान है, वो ये ट्यूब है। ठीक है, तो यहां से जो ब्लड आएगा स्टूडेंट्स वो नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो यहां से इस ट्यूब से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। तो आप स्टूडेंट देखें, इसकी ऊपर 3 ब्रांचेज आपको दिख रही हैं जो मैंने यहां पे बनाई थी। अब देखिए ये जो ब्रांच है वो आप देखो रेड ब्लड को शायद ब्रेन तक ले जा रही है, ये जो है वो राइट हैंड तक ले जा रही है, सॉरी लेफ्ट हैंड तक, ये जो है वो राइट हैंड तक ले जा रही है। और आप देखें स्टूडेंट्स ये ट्यूब्स आगे भी जाके ब्रांच होती हैं ताकि बॉडी के हर पार्ट में, हर जगह पे ब्लड पहुंच सके। फिर स्टूडेंट्स ये जो ट्यूब है वो नीचे की तरफ भी जा रही है और फिर यहां पे निकल के बॉडी के बाकी पार्ट्स में ब्लड पहुंचा रही है। फिर देखो ये लेग्स में पहुंचाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, उससे रिलेटेड जो ट्यूब्स थी, लंग से आने वाली ट्यूब और फिर बॉडी को जाने वाली ट्यूब्स जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, इसलिए उनको रेड में भी बनाया गया। आप देखिए फिर स्टूडेंट्स ये जो राइट पार्ट है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ब्लू रंग वाला, वो हम देखते हैं। अब देखो ये जो ट्यूब है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रियम में ब्लड लेके आ रही है, और ये भी ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स वो ये है, आप देखो ये ऊपर से आ रही है और ये नीचे से, ये नीचे से। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देखो कैसे इसके ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये जो ब्रांच है वो ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, ये हैंड से ला रही है, ये बॉडी के नीचे पार्ट से ला रही है। ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां। ठीक, फिर स्टूडेंट्स वो ब्लड नीचे आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और फिर वो देखो इस ब्लड वेसल के थ्रू लंग्स में जा रहा है। ध्यान देंगे ये ब्लड वेसल देखो स्टूडेंट्स यहां है, देखो ब्लू, ये जो है वो क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जा रहा है, टू लंग्स। तो ये लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, यू कैन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे तो इसके पीछे से जो है वो यहां पर भी निकल रहा है। ठीक है, और इस लंग में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो मतलब ये जो ब्लड वेसल हमने यहां बनाई है, इसका एक्सटेंशन पीछे भी है स्टूडेंट्स, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि बाकी ब्लड वेसल्स के पीछे आ गया वो। ओके, तो मतलब ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, बस इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये जो ट्यूब्स हैं इनको जहां जाना है वो ब्रांच होके वहां पहुंच जाती हैं। ठीक है, लंग्स जाना है या लंग्स से आ रही हैं, तो देखो यहां पे थी लंग्स में। ठीक है, ये बॉडी के पार्ट्स तक जा रही है, तो देखो बॉडी के पार्ट्स में थी, अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में, एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लड मूव कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, यहां पे 2 साइकिल्स में मूव कर रहा है। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ऊपर में देखो आप क्या हो रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के लंग तक जा रहा है। ठीक है, सही बात है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से निकल के लंग तक जा रहा है, फिर लंग से वो ऑक्सीजन उठा के वापस हार्ट तक आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, हार्ट से लंग तक गया, उस टाइम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, फिर वो लंग से ऑक्सीजन लेता हुआ वापस हार्ट तक आ गया। दिस इज वन साइकिल, वन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। फिर स्टूडेंट्स आप नीचे देखें क्या हो रहा है कि हार्ट से ब्लड ऑक्सीजन लेके बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जा रहा है, वहां पे वो ऑक्सीजन डिलीवर करता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के वापस हार्ट में आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दूसरा यहां पे सर्कुलेशन हुआ। तो ऊपर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स और हार्ट के बीच में, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और नीचे हार्ट और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन बैक टू हार्ट। हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन बैक टू हार्ट। And what is systemic circulation students? Circulation of blood from heart to body organs and then back to heart. और स्टूडेंट्स इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब स्टूडेंट्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है। ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन भी करता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी करता है, तो 2 तरीके सर्कुलेशन कर रहा है, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन वर्ड का यहां पे यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ब्लड सर्कुलेशन की थोड़ी सी बात की, हम और उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में आगे। पर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, याद आ रहा है आपको? कौन कौन से टाइप स्टूडेंट्स? एक तो होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स और एक और होता है कैपिलरीज। उसको मैं यहां पे अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसकी बात हम थोड़ी देर में बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो
ब्लड वेसल्स क्या होते हैं ये तो आप समझते हैं, ये जो ट्यूब्स जिनसे ब्लड का फ्लो होता है उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखो कौन सी ट्यूब्स को हम आर्टरी बोलते हैं और कौन सी ट्यूब को हम वेन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, आर्टरीज हम वैसी ट्यूब्स को, वैसी ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए, हार्ट से दूर ले जाए। और स्टूडेंट वेन्स हम वैसी ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो ब्लड को हार्ट के पास लाए, पास लाए। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो आपको ब्लड वेसल दिख रहा है और बताएं वो आर्टरी है या वेन है। सोचिए आप, ये क्या कर रहा है, ब्लड को हार्ट के अंदर ला रहा है, हार्ट के पास ला रहा है स्टूडेंट्स। दिस इज एक्चुअली अ वेन, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल स्टूडेंट्स उसके बारे में बताया, ये आर्टरी है या वेन है। देखो ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रहा है, हार्ट से दूर ले जाके दूसरे ऑर्गन्स में डाल रहा है, तो दैट इज एक्चुअली स्टूडेंट्स आर्टरी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये जो ब्लड वेसल है, ये क्या कर रहा है, देखो ये भी ब्लड को हार्ट के अंदर ला रहा है, तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो अ वेन। और स्टूडेंट्स ये जो है वो ब्लड को क्या कर रहा है, हार्ट से निकाल के लंग्स में डाल रहा है, हार्ट से दूर ले जा रहा है, तो दिस इज एक्चुअली एन आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा वेन और आर्टरी क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे बच्चों को कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स बच्चे ये सोचते हैं, कई बार आप स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा सोचते हैं कई बार बच्चे, एंड वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सही है क्या स्टूडेंट जो मैंने लिखा, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या यह स्टेटमेंट सही है? देखो स्टूडेंट्स, ये जो आर्टरी है आप देख सकते हो वो डेफिनेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन ये जो आर्टरी है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। इसका मतलब है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर सकता है और डीऑक्सीजनेटेड भी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब होगा कि आर्टरी से हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट्स कि आर्टरी से हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास होता है, ऐसा नहीं है, ठीक। आर्टरी का मतलब होता है वैसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाए, दूर ले जाए। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी दूर ले जा सकती है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड को भी। वैसे वेन्स के बारे में भी लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, ऐसा सही नहीं है। वेन्स का फंडा है कि वो ब्लड को हार्ट तक लेके आएगी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ला सकती है जैसा यहां पे हो रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड भी ला सकती है जैसा कि यहां पे हो रहा है स्टूडेंट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आप देखें, दो आर्टरी है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो दोनों का नाम थोड़ा अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है देखिए स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑर्टा आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से दूर ले जा रही है ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे आपको देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाली दूर ले जा रही है, तो इस मींस दिस इज एक्चुअली आवर ऑर्टा आर्टरी, ठीक है। ये हमारी ऑर्टा आर्टरी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर ले जा रही है। आप ध्यान दें, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर ले जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स ये देखते हैं पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आ रही है, तो लेफ्ट एट्रियम यहां पे है, तो वो लंग से ये ब्लड लेके आ रही है, तो ये जो है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर पल्मोनरी वेन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप देखें, यहां पे कंसंट्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से लंग तक जा रही है, तो ये राइट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड निकला और लंग तक जा रहा है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब फाइनली ये वेना कहां बच गया, जो बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड ला रही है,
तो बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड ये ला रही है, तो दिस इज आवर वेना कावा, वेना कावा। और ये जो नीचे स्टूडेंट्स वही ब्लड लेके आ रही है बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेना कावा, ठीक है। तो ये दोनों ट्यूब्स को ही, इसको भी और इसको भी, दोनों कंबाइंड वेना कावा बोलते हैं। तो ये जो नीचे वाली होती है इसको कई बार इंफेरियर वेना कावा बोलते हैं, इंफेरियर वेना कावा, और ये जो ऊपर की तरफ है उसको सुपेरियर वेना कावा बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्टरीज एंड वेन्स को। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स को कंपेयर करते हैं, उनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक जो डिफरेंस है वो हम देख चुके हैं कि आर्टरीज हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को, लेकिन वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टूडेंट्स कि आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर पे होता है, जबकि वेन्स में लो प्रेशर पे होता है। जैसे स्टूडेंट समझाने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं, जैसे आप ये रिवर देखें, इसमें स्टूडेंट जो वाटर है बहुत तेजी से हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जो रिवर है शांत रिवर है, काम है, इसमें जो ब्लड है वो आराम आराम से फ्लो कर रहा है, लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है। तो आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके का ही होता है, जबकि वेन्स में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है इस डायरेक्शन में, और ये जो राइट वेंट्रिकल है वो भी पंप करता है, ठीक है। पंप करता है मतलब दोनों ही वेंट्रिकल्स पंप करते हैं ब्लड को, आप ध्यान देंगे दोनों ही वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं। तो ये जो वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है उसको फोर्स करता है आगे जाने के लिए, तो बहुत हाई प्रेशर में, स्पीड में यहां से ब्लड जाता है। तो देखो आर्टरी में जो ब्लड है वो हार्ट से पंप होकर आया है, हाई प्रेशर में जा रहा है। उसी तरीके से इस आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में भी जो ब्लड जा रहा है वो भी हार्ट से पंप होकर आ रहा है, वो भी बहुत स्पीड में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये हार्ट जो है ब्लड को कैसे पंप करता है, कैसे उसको फोर्स में भेजता है, तो ये हम और डिटेल में आगे देखने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता सकता हूं कि क्या होता है कि ये जो वॉल्स होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की फॉर एग्जांपल, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो स्क्वीज आउट करती हैं ब्लड को। जैसे यहां पर हम देखें तो ये जो मसल्स हैं वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दबाते हैं, यहां पे जो ब्लड भरा होगा उसको दबाएंगे, पुश करेंगे। रेड बनाना चाहिए मुझे ब्लड, क्योंकि ये ऑक्सीजनेट होता है। तो ये जो वेसल, ये जो वॉल्स होते हैं वो पुश करते हैं दोनों साइड से, तो ब्लड दौड़ के बाहर निकलता है, दौड़ के। वैसे ही राइट वेंट्रिकल के साथ भी होता है, इसके जो वॉल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पर जो ब्लड होता है वो दौड़ के बाहर निकलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आर्टरीज में ब्लड दौड़ के बाहर निकल रहा है, हाई प्रेशर में जाता है। लेकिन जब हम इस वेन की बात कर रहे हैं तो यहां पर कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए इसमें ब्लड आराम आराम से फ्लो करता हुआ आता है। वैसे इस वेन की भी हम बात करें तो यहां पे भी कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं हो रहा होता है, तो आराम आराम से ब्लड आ रहा होता है स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। आर्टरीज में कोई वाल्व्स नहीं होते हैं, वेन्स में वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है, और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छे से। ये सपोज करो स्टूडेंट्स कोई वेन है, ठीक है, तो इसमें जो ब्लड है वो तो आराम आराम से फ्लो कर रहा होगा, इसमें जो ब्लड है वो आराम आराम से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई आर्टरी है तो इसमें जो ब्लड है वो तो बहुत स्पीड में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, बहुत तेजी से फ्लो कर रहा होगा, तेजी से, इसमें आराम आराम से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आर्टरी में तो ब्लड इसी डायरेक्शन में हमेशा जाएगा, क्योंकि पीछे जो हार्ट है वो उसको फोर्स कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, फोर्स कर रहा है आगे की तरफ, तो वो आगे की तरफ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। लेकिन वेन्स में कोई पंपिंग मैकेनिज्म तो है नहीं, ये ब्लड इसलिए धीरे धीरे आगे जा रहा है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है जिसके कारण ये जो ब्लड है वो पीछे की तरफ मूव करने लगे। जबकि प्लीज नोट, आर्टरी में ऐसा खतरा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। आर्टरी में ब्लड हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि हार्ट पीछे से ब्लड को धक्का दे रहा है। लेकिन यहां पे कोई ब्लड को धक्का नहीं दे रहा है, वो बस ऐसे धीरे धीरे आगे जा रही है, तो कभी वो पीछे भी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स ये पीछे ना आए उसको रोकने के लिए यहां पे ऐसे वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स। तो आप समझोगे ये वाल्व सिर्फ आगे की तरफ ही ब्लड का मूवमेंट अलाउ करते हैं, पीछे की तरफ अलाउ नहीं करते हैं। जबकि आर्टरीज में ऐसे वाल्व्स की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ब्लड हमेशा आगे जाएगा, हार्ट उसको आगे पुश कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते हैं एंड वेन्स में वाल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। फिर स्टूडेंट्स एक और हम यहां पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दे सकते हैं कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, थिक वॉल्स। ये जो वॉल्स हैं, ये मोटी होती हैं, जबकि वेन्स की वॉल्स जो होती है वो थिन होती हैं। उसका तो सिंपल रीजन है स्टूडेंट्स की आर्टरीज में ब्लड जो है वो बहुत हाई प्रेशर में फ्लो करता है, एकदम फोर्स में फ्लो करता है। तो अगर उसकी वॉल्स थिक नहीं होंगी तो फट जाएंगी,
ठीक, इसको थिक होना जरूरी है। लेकिन वेन्स में तो आराम से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो थिक वॉल्स की जरूरत ही नहीं है, थिन वॉल से भी काम चल जाता है। और फिर एक और डिफरेंस हम देखेंगे स्टूडेंट्स की आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, इलास्टिक वॉल, जबकि वेन्स की वॉल्स जो होती है वो नॉन इलास्टिक होती है, नॉन इलास्टिक वॉल्स। इलास्टिक का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे रबर बैंड जो होता है, रबर बैंड वो इलास्टिक होता है, ठीक है, वो अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है, इलास्टिक होता है। वैसे यहां पे ये जो वॉल्स हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ मूव करके ट्यूब को और वाइड बना सकती हैं, या फिर अंदर भी मूव कर सकती हैं, जिससे ट्यूब जो है वो थोड़ा और नैरो हो जाए, ठीक। जबकि वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो ऐसे नहीं कर सकती हैं। तो आर्टरीज की वॉल्स ऐसे इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो ट्यूब्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज पहुंच सकता है। फिर स्टूडेंट्स एक और चीज हम लास्टली देखेंगे कि जो आर्टरीज होती हैं वो जनरली डीप इन बॉडी, जबकि वेन्स के लिए ऐसी बात नहीं होती है। देखो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है स्टूडेंट्स, कि सपोज करो ये हमारा हैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत अच्छा तो बनाना नहीं आता मेरे को, बट सपोज करो ये हमारा हैंड है, बहुत अच्छा बन गया यार। अब उसमें आर्टरीज जो होती हैं जनरली फॉर एग्जांपल वो अंदर की तरफ ही होती हैं ज्यादा, मतलब सरफेस तक कम ही आती हैं, लेकिन वेन्स जो है वो अंदर भी होती हैं और बिल्कुल सरफेस तक भी पहुंचती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा क्या रीजन होता होगा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि सपोज करो आपके हैंड पे कोई कट आ गया, ठीक, कट आ गया, तो हैंड पे अगर कट आ गया तो हैंड के पास जो ब्लड वेसल्स है, सरफेस के पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कट जाएंगी। तो अब आर्टरीज नहीं कटेंगी क्योंकि वो तो अंदर है, और आर्टरीज जो कटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टरीज अगर कटती हैं तो उनसे तो बहुत सारा ब्लड बाहर फ्लो क्या सकता है, क्योंकि उनमें ब्लड बहुत स्पीड में हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, तो बहुत सारा ब्लड फ्लो होकर बाहर आ सकता है। लेकिन वेन्स अगर कट भी जाती है तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लड आराम से फ्लो कर रहा होता है, थोड़ा ही ब्लड बाहर फ्लो करेगा। प्लीज नोट कि जब मैंने ये बोला कि आर्टरीज जनरली डीप इन बॉडी, तो जनरली अंदर ही होती हैं, मतलब कभी कभी आती है वो सरफेस भी, ऐसा नहीं है, बट वेन्स तो बहुत ज्यादा सरफेस पे भी होता है और अंदर भी होता है। तो स्टूडेंट्स हमने ब्लड वेसल्स जो है आर्टरीज और वेन्स उनके बारे में देखा। अब बारी है कैपिलरीज की, विच आर द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो स्टूडेंट्स उसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। आप इस लंग्स पे फोकस करें, लंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ये जो ट्यूब है, ब्लड कैरिंग ट्यूब, ब्लड वेसल, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, ठीक है, और फिर यहां से जो ब्लड निकलता है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन लेके निकलता है। दिस इज अमेजिंग। देखो जो ब्लड यहां पे घुस रहा है स्टूडेंट्स वही ब्लड यहां से निकलता है, ठीक है, कलर से कंफ्यूज नहीं हो आप, वो तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। जो ब्लड यहां पे घुसता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वही ब्लड बाद में ऑक्सीजन लेके यहां से निकलता है। अब ये चमत्कार कैसे होता है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इन डिटेल हियर। देखो ये जो ट्यूब है, ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वेन है, जो भी है, वो जो ब्लड वेसल है वो जब लंग्स के अंदर घुसती है तो वो बहुत सारे ऐसे ऐसे पतले पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे नैरो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये नैरो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रांच हो जाती है नैरो ट्यूब्स में, ठीक है, बहुत पतली पतली ट्यूब्स में पड़ जाती है। और फिर आगे जाके ये पतली ट्यूब्स वापस से ज्वाइन हो जाती है स्टूडेंट्स, वापस से ज्वाइन हो जाती है और मोटी ट्यूब बनती है जो आगे कंटिन्यू करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो नैरो ट्यूब्स का यहां पे स्ट्रक्चर बना है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। देखें तो ये ट्यूब ही सिर्फ नैरो नहीं होती है, लेकिन इनकी जो वॉल्स हैं, ये जो इनकी वॉल्स हैं वो भी बहुत थिन होती है, थिन वॉल्स, बहुत थिन वॉल्स होती है। इन वॉल्स के थिन होने का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्या इंपॉर्टेंस होता है, अगर इनकी वॉल्स बहुत थिन है, बहुत ही ज्यादा पतली है स्टूडेंट, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है कि इन वॉल्स के थ्रू कुछ चीजें अंदर या बाहर कर सकती हैं, जैसे गैसेस हैं वो अंदर या बाहर इन वॉल्स के थ्रू जा सकती हैं, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सेल्स, वो भी इन वॉल्स के थ्रू अंदर या बाहर जा सकते हैं। जबकि स्टूडेंट जैसे कि अगर ये ट्यूब है और इसकी वॉल्स मोटी है इसकी वॉल्स, तो इसके वॉल्स के थ्रू चीजें अंदर बाहर नहीं जा पाएंगी। वैसे अगर ये ट्यूब है और इसकी वॉल्स मोटी हैं तो इसके वॉल्स के थ्रू चीजें अंदर बाहर नहीं जा पाएंगी। लेकिन ये जो नैरो ट्यूब्स होती हैं उनकी वॉल्स बहुत थिन होती है, तो चीजें अंदर बाहर जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सेल्स कैन इजिली डिफ्यूज थ्रू दिस थिन वॉल्स, थ्रू these thin walls, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है,
आप समझ ही गए होंगे आगे इनफैक्ट क्या होता है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में थोड़ी बात भी की थी कि ये जब ब्लड अंदर आएगा लंग्स में तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें, ठीक है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन ट्यूब्स से डिफ्यूज होकर बाहर आ जाता है। ये बहुत पतली वॉल वाली ट्यूब्स हैं तो उनसे वो डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज होके बाहर निकल जाते हैं, और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होके ट्यूब के अंदर चले जाते हैं, वो भी डिफ्यूज होकर ट्यूब के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और अब यहां पे जो ब्लड निकलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन होगा। स्टूडेंट्स समझ रहे हो? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो नेटवर्क है यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसी नेटवर्क के कारण ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन अंदर आ पा रहा है स्टूडेंट्स। और ऐसा नेटवर्क सिर्फ हमारे लंग्स में नहीं स्टूडेंट्स, बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी होता है। जैसे कि मान लो ये कोई हमारा बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है, देखो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीजन आता है ब्लड के थ्रू, फिर वही ब्लड जब निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके निकलता है। तो फिर ये चमत्कार भी कैसे होता है कि पहले ब्लड ऑक्सीजन लेके आया और फिर वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है। तो ये चमत्कार कैसे होता है स्टूडेंट्स? कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां पर भी होता है। देखो मैं बनाता हूं, ये जो ब्लड वेसल एंटर करती है वो बहुत सारे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, फिर वापस से वो ज्वाइन होके इसमें मिलती है, ठीक है। और ये नैरो ट्यूब्स है जिनकी वॉल्स भी बहुत थिन है। तो शुरू में जब ये ब्लड अंदर घुस रहा है तो उसमें ऑक्सीजन है, तो डिफ्यूजन से वो ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, ठीक है, इन ऑर्गन्स में, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनता है वो डिफ्यूजन से इन ट्यूब्स के अंदर घुस जाता है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनता है वो डिफ्यूजन से इस ट्यूब में अंदर घुस जाता है। अब यहां से जो ब्लड निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो एक्चुअली इन नेटवर्क से ही हो रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लेकिन इतना ही नहीं, यहां पर तो आप देख रहे हैं कि ये जो नेटवर्क्स हैं वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सिर्फ ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजों के लिए एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट सपोज करो ये हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने किस पार्ट में पढ़ा था स्टूडेंट्स? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो इसमें भी ऐसे ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, और फिर ब्लड वेसल्स जाती भी हैं, ऑक्सीजन लेके आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती हैं। तो वो काम भी कैसे होता होगा? इन नेटवर्क्स के थ्रू ही होता होगा। तो यहां पर भी डेफिनेटली इस तरह के नेटवर्क होते हैं अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। और ये जो नेटवर्क है यहां पे स्टूडेंट्स वो सिर्फ गैसेस का ही एक्सचेंज नहीं करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड का भी एक्सचेंज करता है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड होता है। डाइजेस्टेड फूड होता है, बहुत छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं जिनको ब्लड अपने साथ पूरे बॉडी में ले जाता है। ये सब हमने पढ़ा है। ब्लड कैरीज small food molecules to all body parts, याद आ रहा है आपको? हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाता है, फिर ब्लड उस फूड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। तो ब्लड कैसे उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है? इस नेटवर्क्स के हेल्प में। देखो जब ब्लड इन नेटवर्क से गुजर रहा होता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, जब ब्लड इन नेटवर्क से, इन येलो वाले नेटवर्क से गुजर रहा होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड पार्टिकल्स है छोटे छोटे वो डिफ्यूज होके इसके अंदर चले जाते हैं। स्मॉल फूड पार्टिकल्स वो इसके अंदर चले जाते हैं। तो यहां पर अब जो ब्लड निकल रहा है उसमें फूड भी होगा, ठीक है। अब ये ब्लड जब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, देखो यहां से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग में जाएगा, लंग से फिर हार्ट में जाएगा, फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। तो ये जब ब्लड अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो वहां फूड भी पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ होंगे कि नेटवर्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड जो भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो उस चीज को पिक करने का काम ये करते हैं, ठीक है। ये ब्लड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हर जगह पे ले जाती है, तो वो जो फूड है वो पिक इन नेटवर्क्स के थ्रू होता है। और इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे अब तक तो कि ये जो इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं जिनको मैंने येलो में ड्रॉ किया है उन्हीं को हम कैपिलरीज बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैपिलरीज। अब इन नेटवर्क्स और कैपिलरीज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमेशा आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रही होती हैं,
हमेशा आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रही होती है। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूब है और ये जो ट्यूब है उनको कनेक्ट कर रही है। ये ट्यूब बताओ आर्टरी है वेन है? ये हार्ट से अवे ले जा रही है, ब्लड अवे ले जा रही है, अवे, तो ये एक्चुअली एक आर्टरी हो गई। ये बताओ क्या है? ये ब्लड जो है वो हार्ट के पास ला रही है, तो एक्चुअली ये वेन हो गई। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये जो कैपिलरी है वो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रही है आपस में। ठीक, फिर स्टूडेंट्स यहां पर भी आप देख सकते हैं ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो आर्टरी या वेन है। देखो ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है, तो दीज आर आर्टरीज, और ये जो है वो ब्लड को हार्ट के पास ले जा रही है, तो दीज आर एक्चुअली वेन्स। तो आप देखो ये फिर से जो कैपिलरी है वो आर्टरी और वेन के बीच में। तो कैपिलरीज जो होती हैं पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती हैं और सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जनरली बुक्स में आपको कुछ इस तरीके से बनाया हुआ मिलेगा। ये मान लो अगर कोई आर्टरी है और ये बोलो वेन है, तो उन दोनों को कनेक्ट कर रही होती है एक पतली पतली ट्यूब्स की नेटवर्क जो कैपिलरी कहलाती है। तो अब कैपिलरी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैपिलरीज आर नैरो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है, बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, which are responsible for exchange of gases, food, etc. between blood and body parts. ठीक है, तो ये होती है स्टूडेंट्स कैपिलरीज which are actually very very important. स्टूडेंट्स जब हम कैपिलरीज के फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड जो है वो उसका बॉडी में हमारे क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, तो हम क्या आंसर करेंगे स्टूडेंट्स? देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे बॉडी में है वो है ट्रांसपोर्टेशन। वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाती है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स और बॉडी के बीच में ब्लड लेके जाती है अपने साथ। ठीक है, हमने ये भी देखा है स्टूडेंट्स कि कैसे ब्लड जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। इतना ही नहीं, इनफैक्ट स्टूडेंट्स बॉडी में मोस्ट ऑफ द चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो ब्लड के थ्रू ही होती हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में जिनमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। उन हार्मोन्स को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना होता है, तो वो ब्लड ही करता है वो काम। कैसे करेगा? मान लो कि ये वो ग्लैंड है जिसमें कोई हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो जो हार्मोन है दैट हार्मोन हैज टू बी कैरीड टू सम अदर बॉडी पार्ट। तो कैसे होगा वो स्टूडेंट्स? देखो जब ये ब्लड जो है वो क्रॉस कर रहा होगा इन कैपिलरीज के थ्रू, इस ग्लैंड से क्रॉस कर रहा होगा, तो ये जो हार्मोन है वो डिफ्यूज होकर इस ब्लड में चल जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज होकर कैपिलरीज में घुस जाएगा ये हार्मोन, और अब ब्लड जहां जहां भी जाएगा साथ में हार्मोन भी चला जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, फिर स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम बॉडी टू किडनी। देखो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में कई जगह पे वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो हमने पढ़ाई है, उसके अलावा भी लिक्विड और सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हम टॉयलेट में जाके बॉडी से बाहर निकालते हैं। उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड कुछ रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स। आप देखें हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे किडनी के बारे में। ठीक है, यहां पर हमारी किडनी होती है, तो जब ब्लड किडनी से पास कर रही होती है तो बॉडी से कलेक्ट किया हुआ वेस्ट मटेरियल वो लेके आती है और फिर किडनी में उसको डिफ्यूजन के थ्रू छोड़ देती है स्टूडेंट्स, और फिर निकल जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है हमारे बॉडी में वो ब्लड के जिम्मे होता है। ठीक है, जैसे किडनी वाली बात में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो उसमें आप टेंशन न ले, उसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में भी आगे बात करने वाले हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम का और भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जिनके बारे में हम बहुत डिटेल में तो भी डिस्कस नहीं करेंगे, बट चैप्टर के टुवर्ड्स एंड करेंगे। जैसे कि ब्लड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस, ये जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स वो हमें बहुत सारे डिजीजों से भी बचाता है। कैसे बचाता है वो हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। फिर स्टूडेंट्स ब्लड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे स्टूडेंट्स क्या होता है हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हर सिचुएशन में इतना ही रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहे ठंड हो गर्मी हो, मतलब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन तब भी हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर लगभग इतना ही रहता है स्टूडेंट्स। तो उसमें भी ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स का भी रोल होता है, बट ब्लड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ठीक है, और कैसे ब्लड ये काम करती है वो सब अभी हम यहां पे देख नहीं पाएंगे, बस आपको ये जान लेना चाहिए।